वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। का एक और नाम होता है भाई एस्टेटिव वर्ब। अभी हम लोग सिर्फ क्या किए, नामांकन किए। इसका नाम कार्य के होने की अवस्था को बतलाना। कोई भी काम, दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना राय है कि एक जॉब को तैयारी करने के लिए 3 साल में जो अच्छा जॉब नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहिए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है भाई? ओके, तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास में, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग यहाँ पे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, क्या कोई बात नहीं, अब से दूर कर लिया गया। देखिए हम लोग एक्शन वर्ब के बारे में बात कर रहे थे ना। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता भी होगा एक्शन वर्ब को हम डायनामिक वर्ब के नाम से भी जानते हैं, या नहीं पता है कोई बात नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एक्शन वर्ब वर्सेस नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वर्सेस नॉन एक्शन वर्ब, कहने का ये मतलब एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में हम इससे पहले जान चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जो है इन दोनों वर्बों के बीच हम लोग जो है वो डिफरेंशिएट पैदा करेंगे। आखिर एक्शन वर्ब में कौन सी बातें होती है, नॉन एक्शन वर्ब में कौन सी बातें होती हैं, वो हर छोटी छोटी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको पता होगा एक्शन वर्ब को हम लोग नॉन एक्टिव वर्ब के भी नाम से जानते हैं। सॉरी, एक्शन वर्ब को हम एक्टिव वर्ब के नाम से, बहुत सारे नाम होते हैं वर्ब के, जैसे आप ये भी जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का नाम आपका एक्सुअली वर्ब भी हो जाता है, ठीक है ना। सेम हियर, उसी तरह एक्शन वर्ब का, एक्शन वर्ब को हम जो है एक्टिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। यानी एक्शन वर्ब को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वर्ब कह सकते हैं, या फिर आप नॉन एक्शन वर्ब को कौन से नाम से जानते हैं, नॉन एक्टिव वर्ब, मतलब नॉन एक्टिव वर्ब। ओके, इसी वर्ब का एक और नाम होता है जिसका नाम है डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब, ओके। और इस वर्ब का एक और नाम होता है भाई एस्टेटिव वर्ब। एस्टेटिव वर्ब यानी अगर आपको एक्शन वर्ब मिले तो उसी को हम एक्टिव वर्ब के भी नाम से जानते हैं, उसी वर्ब को हम डायनामिक वर्ब के भी नाम से जानते हैं। नॉन एक्शन वर्ब को नॉन एक्टिव वर्ब या फिर आप स्टेटिव वर्ब के नाम से भी पुकार सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक। मतलब अभी हम लोग सिर्फ क्या किए, नामांकन किए, इसका नाम मतलब क्या क्या होता है वो जाने, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन के तौर पे अगर रखते हैं, तो डेफिनेशन के तौर पे रखेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, अब जैसे देख लीजिए डिस्क्राइब। डिस्क्राइब इसको इसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका क्या काम होता है कि एक्शन वर्ब का काम होता है कि कोई भी कार्य के होने की अवस्था को बतलाना। कोई भी काम अगर हो रहा हो उसकी अवस्था को दिखलाना कि ये मेरा काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्राइब द एक्शन। डिस्क्राइब द एक्शन, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए वर्ब। अब देखिए क्या हो गया,
डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए वर्ब, किसी क्रिया के एक्शन को क्या करना, डिस्क्राइब करना, एक्शन वर्ब का काम है। डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए वर्ब परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, describe the action of a verb performed by the subject in a sentence। कहने का यह मतलब कि एक्शन वर्ब का जो काम होता है, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए वर्ब, किसी क्रिया के एक्शन को डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, जो जिसने मतलब जिस वर्ब को सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है उसके एक्शन को क्या करना, डिस्क्राइब करना इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। हम एग्जांपल के बेसिस पे आराम से समझ सकते हैं। अभी देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो दे रन इन द मॉर्निंग, दे रन इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में दौड़ते हैं, वे लोग सुबह में दौड़ते हैं। अब क्या बोले थे हम, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के एक्शन को डिस्क्राइब करना, परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम के, वो जो मतलब सब्जेक्ट जो काम को कर रहा और उससे उस वो वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो, और एक्शन चाहे जिस टाइप को डिस्क्राइब कर रहा हो वो मेरा नॉन आई मीन एक्शन वर्ब होगा, एनी दैट इज कॉल्ड एक्टिव वर्ब कहिए या फिर दैट इज कॉल्ड डायनामिक वर्ब कहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे कहता है मतलब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए वर्ब परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है उस वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे दे रन इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे रन जो देखिए, ये रन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, सर दे के द्वारा। ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए वर्ब परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस में। तो ये मेरा वर्ब क्या हो गया सर, एक्शन वर्ब हो गया। ये मेरा कौन सी वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। चलिए जैसे देखिए दूसरा, यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब यहां पे देखिए कौन सा एक्शन हो रहा है सर, स्पीक, बोलने का काम, ये मेरा एक्शन वर्ब, और ये मेरा सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के एक्शन को जो डिस्क्राइब कर रहा है परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, और वो चीज सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म हो रहा है, वो मेरा कहलाएगा एक्शन वर्ब। आप अगर देसी अंदाज में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक्शन वर्ब को, वैसा वर्ब जिस वर्ब को रोकने से रुक जाए, वैसा वर्ब जिस वर्ब को हम रोके और वो रुक जाए। जैसे बोलना, किसी को कह दो बोलना बंद करो, अगर वो बोलना बंद कर देता है उसका बोलना स्टॉप हो जाता है। अभी हम लिखना बंद कर दिए, लिखना मतलब राइट, राइट मतलब लिखना, ओके। अभी हम लिखना बंद कर दिए, तो ये मेरा कौन सा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। और वैसा वर्ब जो रोकने से भी ना रुके वो मेरा क्या कहलाएगा, नॉन एक्शन वर्ब या नॉन एक्टिव वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब। क्लियर, तो इसे आप पहले नोट डाउन कीजिए। अभी देखिए इसका और भी है,
ये तो हम सब्जेक्ट के रूप में देख लिए। अब ऐसा कौन कौन सा वर्ब है जो मेरा एक्शन वर्ब हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल में कराई, फ्राई, ओके, स्पीक, राइट, गो, कम, आई मीन इट इज, एक्सेट्रा। ओके, यानी क्राई, फ्राई, स्पीक, राइट, गो, कम, इट इज, यानी वैसा वर्ब जिस वर्ब को अगर हम रोके और वो वर्ब रुक जाए, वो वर्ब मेरा कौन सा वर्ब कहलाएगा? एक्शन वर्ब कहलाएगा। क्लियर? लिखिए सर। चलिए, एक्शन वर्ब हो गया था। अब इसका हम यूज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, किस किस सेंटेंस, किस किस टेंस में यूज करते हैं, वो सब चीज को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक आप हेडिंग बना दीजिए, यूज ऑफ एक्शन वर्ब। यूज ऑफ एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब का यूज। अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ एक्शन वर्ब, यानी एक्शन वर्ब का आप प्रयोग कर सकते हैं किस किस टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और दूसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हम बताए थे आपको टेंस का यूजेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस में ये सब चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक? यानी एक्शन वर्ब का प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। अब लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर सेंस, अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस के अनुसार, यानी अगर सेंस आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंस हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस यूज होगा। अभी जैसे एग्जांपल में आई राइट अ नॉवेल, आई राइट अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिखता हूँ, आई राइट अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिखता हूँ। अब बताइए यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया सर? ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये मेरा वर्ब है। वर्ब में भी कौन सा वर्ब है? देखिए आई राइट अ नॉवेल, तो लिखना, मतलब लिखना, यानी हम लिखना बंद करें तो वो मेरा बंद काम हो जाएगा, ठीक है ना? और जो काम रोकने से रुक जाए उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। इस काम को रोकेंगे तो ये काम रुक जाएगा, एक्शन वर्ब हो गया। सर वर्ब में भी कौन सा वर्ब हुआ? एक्शन वर्ब हुआ। एक्शन वर्ब का हम प्रयोग किस किस में कर सकते हैं, कौन कौन सी टेंस में कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। यानी आई राइट अ नॉवेल, यानी यहाँ पे जो राइट है वो मेरा कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। क्लियर? यानी मैं एक नॉवेल लिखता हूँ। अब जैसे देखिए नॉन एक्शन वर्ब, यानी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्शन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे आई जो हो गया ये मेरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल। अब यहाँ पे राइटिंग, राइटिंग मेरा यानी बिफोर राइट, रोट, रिटन और राइटिंग, ठीक ना?
तो ये वर्ब का चौथा रूप यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। सर सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये मेरा इसका स्ट्रक्चर है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर। यानी आई एम राइटिंग अ बुक, यानी ये सेंटेंस भी मेरा सही है और ये भी मेरा सही है। तो फाइनली आपने एक्शन वर्ब को अच्छे से देखा है और इसका यूज भी देखा। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है एक्शन वर्ब का और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज होता है एक्शन वर्ब का, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंस। दोनों अगर टेंस में यूज होता है एक्शन वर्ब का तो दोनों का अपना अपना सेंस लेगा। जैसे यहाँ पे सेंस लिया था आई राइट अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिखता हूं, और यहाँ पे सेंस ले रहा है आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। समझ गए मेरे दोस्तों? शाबाश, लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। भाई एक्शन वर्ब की बात खत्म, अब हम लोग बात करते हैं नॉन एक्शन वर्ब में। चलिए देखते हैं नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब यानी इसी को हम लोग कहते हैं, यानी कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज ए स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब ऑल्सो नोन एज स्टेटिव वर्ब। और दूसरा इसका डेफिनेशन डिस्क्राइब स्टेट्स अवस्था, सेंस, फीलिंग, इमोशन, पोजीशन, हैपनिंग, यानी इट इज। मतलब वैसा वर्ब नॉन एक्शन वर्ब कहलाता है जो डिस्क्राइब करता है अवस्था को, सेंस को, फीलिंग को, इमोशन को, पोजीशन को या फिर हैपनिंग को। इस सभी को दर्शाने वाला, इस सभी को शो करने वाला, ये मेरा कौन सा का वर्ब कहलाएगा? नॉन एक्शन वर्ब, जिसे हम स्टेटिव वर्ब के भी नाम से जानते हैं। क्या? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका जैसे आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस, मुझे एक घर है। ये मेरा हैव कौन सा वर्ब हो जाएगा? सर नॉन एक्शन वर्ब हो जाएगा। नॉन एक्शन वर्ब। उसी प्रकार यू सी, तुम देखते हो, ये मेरा कौन सा वर्ब हो जाएगा? सर नॉन एक्शन वर्ब हो जाएगा। नॉन एक्शन। अगला यू थिंक, मेरा कौन सा वर्ब हो जाएगा? नॉन एक्शन वर्ब। यानी कहने का ये मतलब वैसा वर्ब
जिस वर्ब को रोकने से भी ना रुके, वो मेरा कौन सा वर्ब कहलाएगा? नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा। क्लियर? वैसा वर्ब जो रुकने से भी ना रुके मेरा नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा। जैसे अभी जैसे देखिए थिंक, थिंक मतलब सोचना। अगर हम सोचते हैं किसी के बारे में, अगर सोचना हम कहते हैं किसी को कि हम सोचना बंद कर दिए, लेकिन फिर भी ये कैसे पता है कि हम सोच रहे हैं? हाँ, अब किसी चीज को बारे में लेके सोचते रह जाते हैं, रोकना चाहते हैं, पर फिर भी नहीं रुकता है। हाँ, उसी प्रकार लव, हाँ, आई लव यू। अब देखिए यू, लव यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब, प्यार। हेट मतलब वैसा वर्ब जो स्टेट को दिखाए, सेंस को दिखाए, फीलिंग को दिखाए, इमोशन को दिखाए और पोजीशन को दिखाए, साथ ही साथ हैपनिंग को भी जो दिखाए, वो मेरा कौन सा वर्ब कहलाएगा? नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा। तो आप लोग इसे लिखिए, मतलब एक ही लाइन में जिस वर्ब को रोकने से भी ना रोके, वो मेरा वर्ब कहलाएगा नॉन एक्शन वर्ब। ठीक, चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब का यूज, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन यूज ऑफ नॉन एक्शन वर्ब, यूज ऑफ नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब का यूज। ठीक, जैसे देखिए इसका जो यूज होता है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब किस किस टेंस में नॉन एक्शन वर्ब का यूज होता है। क्योंकि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, यूजेस पढ़ रहे हैं। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है, यानी किसी भी नॉन एक्शन वर्ब का यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी होता है। ओके, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज सख्त अवॉइडेबल है, यानी नहीं यूज होता है। तो नॉन एक्शन वर्ब का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। हम बताए थे नॉन एक्शन वर्ब वैसा वर्ब जिसे रोकने से रुक जाए, वो मेरा कहलाएगा एक्शन वर्ब। जिसे रोकने से भी ना रुके, वो मेरा कौन सा वर्ब कहलाएगा? नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा। तो बताइए, आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। भाई कितना किया? दिखा दो। कितना किया? इतना किया, इतना किया, इतना किया, कितना किया, दिखा दो। तो आई एम लविंग यू मतलब नॉनसेंस है, गलत है। तो ये इसको इसमें ना रख के लिखना पड़ेगा आई लव यू, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बनाना पड़ेगा। तो कहने का ये सेंस, अगर नॉन एक्शन वर्ब का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो फिर वो गलत है, उसको आपको लिखना पड़ेगा इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर किसी नॉन एक्शन वर्ब का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर दिया है, तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना लिखकर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना होगा, तभी वो सेंटेंस सही होगा, अन्यथा गलत। तो यहाँ पे देख लीजिए, आई एम लविंग यू गलत हो गया, आई लव यू मेरा सही है। उसी प्रकार यू आर बिलीविंग, बिलीविंग में, फिर ये गलत हो जाएगा, यू ब्लेम में,
ये हो जाएगा यू बिलीव मी, तब ये मेरा सही होगा। तो कहने का ये सेंस, वही बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक्शन वर्ब का यूज भी करते हैं और नॉन एक्शन वर्ब का भी यूज करते हैं, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कतई नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी कभी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है, उसे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना होगा, तब वो सेंटेंस सही होगा, वरना गलत। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अब जो है हम लोग कुछ ऐसे वर्ब से हैं जो नॉन एक्शन वर्ब रहते हुए फिर भी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है, बट उसका सेंस डिफरेंशिएट होता है। बात समझे हम कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू आई वांट टू से यू, हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, मतलब नॉन एक्शन वर्ब रहते हुए पर भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसके बाद हम वही देखेंगे, पहले से आप लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, हाँ लिखिए, यूज ऑफ एक्शन, यूज ऑफ एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, यूज ऑफ एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब इन अ सेंटेंस, in a sentence according to their, according to the meaning, according to the meaning या context, according to the meaning or context of a sentence। हम जो है देखेंगे यूज ऑफ एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब का, सॉरी एक्शन डबल डबल लिखा गया, यूज ऑफ एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, किसी भी सेंटेंस में एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब का हम अभी यूज देखेंगे उसके मीनिंग के अनुसार, उस सेंटेंस में उसके मीनिंग के अनुसार। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कुछ ऐसे नॉन एक्शन वर्ब हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज होता है और उसका मीनिंग सही होता है, लेकिन वो जो होती है उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जैसे अभी सबसे पहले वो वर्ब है लव, यानी आप दे दीजिए नंबर 1 लव। अब जैसे देखिए, अभी हम जो देखे हैं इसका लव का जो हम लोग देखे हैं, लव मतलब होता है क्या? प्यार करना, प्यार करना, क्लियर? लव मतलब प्यार करना। ओके, अब जो देखिए, अगर हम कहते हैं आई लव माई फैमिली या आई एम लविंग माई फैमिली, आई एम लविंग माई फैमिली, तो फिर आई एम लविंग माई, जो फैमिली बोल रहा है आई एम लविंग माई फैमिली, मैं अपने फैमिली से प्यार करता हूं, तो फिर प्यार कर रहा हूं, ये फिर मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको लिखना पड़ेगा आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली। अगर आप लिखते हैं आई एम लविंग माई फैमिली, चूंकि लव मेरा एक ऐसा वर्ब है जो नॉन एक्शन वर्ब है,
और ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो फिर वो गलत हो जाएंगे यहाँ पे। अब कहिए सर लविंग भी होता है, तो लविंग का सेंस देखिए, यहाँ पे लविंग का प्रयोग होगा, यानी LOVING। लव में, लव को अगर हम ING में करते हैं यानी लविंग करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, तो इसका जो सेंस होगा वो देगा व्हाइल ईटिंग। व्हाइल ईटिंग यानी कहने का मतलब भाई कि जब आप खाना खा रहे हो या कोई चीज खा रहे हो और वो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद लग गया, बहुत ज्यादा अच्छा लग गया, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग गया, तो आप क्या कहते हैं, या आई एम लविंग इट। हाँ, कहने का ये मतलब जैसे कि गुपचुप खाते वक्त या फुचका जिसको हम लोग कहते हैं, फुचका खाते वक्त बहुत दिन के बाद खाते हैं, बहुत दिन के बाद खाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पहला लेते हैं, दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, वाओ आई एम लविंग इट, ऐसे करके कहते हैं ना, वाओ आई एम लविंग इट। या आप मेला वगैरह में वैसा कोई कुल्फी वगैरह जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद हो या चाउमीन वगैरह बहुत ज्यादा पसंद हो, तो कहते हैं ना वाओ आई एम लविंग इट। हाँ, तो वहां पे आप लविंग का प्रयोग कर सकते हैं। वैसा जगह लव के साथ ING लगेगा। वाइल ईटिंग, जब कोई खाना खा रहे हो आप और वो चीज आपको हद से ज्यादा पसंद आ रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब उसमें हम ING का प्रयोग कर सकते हैं। दैट टाइम लव के साथ हम ING का प्रयोग कर सकते हैं, यानी लव का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तब करेंगे जब कोई चीज खाते वक्त बहुत अच्छा लगता हो और उस समय हम कहते हैं वाओ आई एम लविंग इट। हाँ, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये मेरा हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं आई एम लविंग दिस, यहां पे लिख दीजिए वाइल ईटिंग, वाइल ईटिंग, खाते वक्त। राइट डाउन प्लीज मेरे दोस्तों। चलिए लिख दिए होंगे। अब आइए फील पे। दूसरा वर्ब है फील। जो फील मतलब फीलिंग भी होता है, आप लोग कभी सुनते होंगे फीलिंग है मेरी, फीलिंग भी होता है, बट कहां पे होता है वो देखते हैं। दूसरा वर्ब आपका हो जाता है फील, यानी आप दीजिए FEEL, फील मतलब महसूस करना, महसूस करना। ओके, आप लोग भी फील करते होंगे ना, फील करते हैं ना, या हाँ, फील करना यानी महसूस करना। आप कह सकते हैं क्या, फील करना। ओके, तो ये मतलब फील भी सही है और इसका फीलिंग भी सही है, फीलिंग भी सही है। फीलिंग कब सही है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई मतलब आई मीन जब कोई चीज आप फील कर रहे हो, जब वो कोई चीज आप फील कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसी समय, उस समय आप फीलिंग कर सकते हैं, उस समय आप फील के साथ ING का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मतलब सेंटेंस सही है, आई एम फीलिंग गुड। हाँ, इसका मतलब ये निकला है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी बोलते वक्त, मतलब कहने का ये सेंस कि जब कोई चीज महसूस कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसी समय, दैट टाइम यू कैन यूज फील के साथ ING का प्रयोग आप कर सकते हैं, फीलिंग। अब एक सेंटेंस देते हैं, जैसे बताइए तो, आई एम फीलिंग गुड when you when you when you come with me,
किसी को कहता नहीं यार तुम मेरे साथ आते हो ना तो मुझे अच्छा फील होता है, तुम मेरे साथ रहते हो ना तो मुझे अच्छा फील होता है। कहते हैं, हम लोग कहते हैं डेली लाइफ में, आई एम फीलिंग गुड व्हेन यू कम विद मी। जब तुम मेरे साथ होते हो या जब तुम मेरे साथ आते हो मैं अच्छा महसूस कर रहा होता हूँ। अरे यार ऐसे कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं जब तुम मेरे साथ होते हो, नॉनसेंस। तो सर यहाँ पे एम फीलिंग को हटाइए, यहाँ पे लगाइए आई फील गुड, मैं अच्छा महसूस करता हूं जब तुम मेरे साथ होते हो, कम विद मी। समझ गए? गॉट इट, राइट हो? चलिए एक और, आई मीन दिखाई देगा, दिखाई देगा। देखिए तो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, सेंटेंस मेरा सही है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ यानी अभी, अभी का सेंस ले रहा है तो मेरा सेंटेंस सही है। ओके, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अभी कैसा महसूस कर रहा हो। देखो नाउ, नाउ एक ऐसा वर्ड है जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, इस वजह से ये मेरा सही है। लिखिए, मिटाए। ओके, अभी देखिए जैसे इसी में एक और चीज, एक और एग्जांपल, जैसे अभी हम ये कह दें हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ, पता है ये सेंटेंस मेरा सही है। हाउ डू यू फील नाउ सेंटेंस मेरा सही है। सर गलत है, क्यों गलत है। नाउ, नाउ मतलब अभी, यानी अभी का सेंस ले रहा, और अभी का सेंस ले रहा है यानी प्रेजेंट टाइम का सेंस ले रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम का सेंस ले रहा है, यानी एट द पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस ले रहा है। सर एट द पॉइंट ऑफ टाइम का जो सेंस लेता है यानी नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है, ठीक है ना। तो सर सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे, इसलिए इसको यहाँ से काटिए और यहाँ पे लिखिए हाउ आर यू, यहाँ पे या तो हाउ डू यू फील नाउ, नाउ यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये सॉरी यहाँ से ना हटाना पड़ेगा, मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ डू यू फील। नाउ तो नहीं देना पड़ेगा क्योंकि नाउ जैसे ही लग जाएगा एट द पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने लगेगा, और एट द पॉइंट ऑफ टाइम को जो शो करने लग जाता है फिर उसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो सर ये सही है, ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह गलत है। लिखिए, चलिए देखिए मिटाएं इसको, तीसरा लिखिए, तीसरा जो वर्ब है वो आपका एक दो दो फील लव, यस दो, तीसरा, तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे फील लाइक, फील लाइक, फील लाइक का प्रयोग देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं वो देख लेते हैं। हाँ फील लाइक, सर प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज होता है सिर्फ और सिर्फ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आप इसका यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस न्यूअस टेंस में यूज इसका हम नहीं करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है ना तो वह नेचुरल प्रोसेस को शो करता है, नेचुरल प्रोसेस। जैसे
आई अच्छा देखिए, फील लाइक मतलब होता है मन करना। इसका हिंदी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। फील लाइक मतलब होता है मन करना। मन करना, मेरा मन करता है, मेरा मन करता है थोड़ा डांस कर लूं, मेरा मन करता है थोड़ा पढ़ा लूं। हाँ, उसी प्रकार आई फील लाइक टू गो देयर, आई फील लाइक टू गो देयर। सर इसके साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ फील लाइक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिसे है आई फील लाइक टू गो देयर, मेरा मन करता है मैं वहां जाऊं, मेरा मन करता है मैं वहां जाऊं। अगर इसी के साथ अगर ये आप कह देते हैं आई एम फीलिंग लाइक टू गो देयर, लाइक टू गो देयर, तो सर ये गलत हो जाएगा, 100 में 100% गलत होगा। तो दैट्स इनफ, क्या राइट डाउन। चलिए एक चौथा और भी है, अभी चौथा देखेंगे, इसे आप समझ ही गए होंगे आई थिंक। ओके, सो लिखिए अब चौथा आपका हो जाता है कौन सा, स्मेल। स्मेल मतलब सूंघना। ओके, बिल्कुल। अब देखिए इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। स्मेल सूंघना सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर यूज होगा तो ये नेचुरल प्रोसेस को दिखाएगा, नेचुरल प्रोसेस। ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूअस टेंस में होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा सर। ओके, देखिए सिंपल अगर स्मेल का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस, जब कोई सेंटेंस नेचुरल प्रोसेस को शो करेगा यानी स्मेल, वहां पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर दीजिए। लेकिन जब एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शो होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे कि मकरा, तो कहने का ये मतलब कि ये अभी एट द पॉइंट ऑफ टाइम सूंघ रहे हैं ना, तो गमक रहा है। हाँ, या फिर मैं कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप लिखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब हम रोजेस, ROCS, रोजेस स्मेल या आर स्मेलिंग स्वीट। बताइए, रोजेस स्मेल या आर स्मेलिंग स्वीट। गुलाब अच्छा गमकता है, गुलाब अच्छा गमकता है ना, तो नेचुरल प्रोसेस है भाई, स्मेल होगा, आर स्मेलिंग कहां से होगा। चलिए अगला, आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट दिस डिश बिकॉज BECAUS, बिकॉज दिस या बिकॉज इट इज स्मेलिंग, SMELLING, इट इज स्मेलिंग या स्मेल SMELLS, इट इज स्मेलिंग या स्मेल्स बैड। कहता है आई विल नॉट ईट दिस डिश, मैं यह खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि इट इज स्मेलिंग या स्मेल्स बैड। तो बताइए, आप बताइए, आई विल नॉट ईट दिस डिश, मैं यह खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि यह जो डिश है वो खराब महक रही है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सर क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो समझ गए स्मेल का प्रयोग कहां पे हम लोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कहां पे करेंगे, जब कोई नेचुरल प्रोसेस को दिखाएगा तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे स्मेल का, और जब कोई मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शो करेगा एनी
कोई काम करते वक्त कुछ चीज महक रही हो या फिर गमक रही हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सूंघते टाइम, तो उस समय हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। बट इट अच्छे से समझ गए होंगे। और भी है कुछ 2-3 वर्ब और हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मतलब एक्सेप्शनल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहाँ पे यूज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहाँ पे यूज हो रहा है, वो सब चीज हम लोग देख रहे हैं। तो 2-3 वर्ब और है जो कि हम लोग कल करेंगे। आज के लिए क्लास बस इतना ही तक हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यूं ही बरकरार रखिए अपनी जज्बों को और पढ़ाई के पीछे लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए। साले को एक बार में जिस एग्जाम में बैठे और वो एक बार में एग्जाम निकाल ले। 3 साल किसी भी जॉब की तैयारी करने के लिए दैट्स इनफ है। अगर 3 साल के बाद जॉब नहीं होती है तो दैट मीन्स आप आराम से उसको छोड़ दीजिए, किसी अदर चीज में लग जाइए, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब है नहीं। दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना राय है कि एक जॉब को तैयारी करने के लिए दैट्स इनफ, 3 साल काफी। और 3 साल में जो बच्चा जॉब नहीं लेता है तो फिर वो उनका पढ़ना बेकार है। लगे रहिए, मेहनत करिए, कस के मेहनत कीजिए। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, हर वो सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान दीजिए ताकि सब सब्जेक्ट को बैलेंस बनाते हुए चलिए, आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो होता है ना कि जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठता है ना, वहां जब क्वेश्चन को देखता है तब पता चलता है काश अगर हम ये सब चीज पढ़ लिए होते तो आज हम ऐसा ना हो। आज मेरे साथ सब क्वेश्चन होता, क्वेश्चन का लेवल तो बहुत आसान था, कहना तो उस समय होता है। वहां पे क्या होता है, बहुत सारा एकदम अंदर से वो फीलिंग आई, साला को जाएंगे ना, घर पे जाएंगे आराम से पढ़ेंगे, बिंदास एकदम सब सब्जेक्ट को अच्छे से मेंटेन करके पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, फिर आने के बाद वही जज्बा, वही सब चीज धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसे नहीं, निरंतर मेहनत करना, लगातार मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, डेली मेहनत करना, हर दिन पढ़ना 8 घंटा, हर दिन 8 घंटा पढ़िए। आई थिंक 8 घंटा पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते जाइए, आपको सफलता, मतलब कहते हैं ना कि काम करते जाइए, फल की टेंशन मत लीजिए, ऑटोमेटिक वो फल मिलेगा आपको और गारंटी मिलेगा। समझे? तो चलिए, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, आपसे इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का जो आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए और इस पे अटेंशन किए, ध्यान दिए। और कुछ जरा सा भी आपको कैसा लगा क्लास वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपके एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा आगे की ओर ले जाएंगे, हम मानते हैं। चलिए, दैट्स इनफ, बाय, सी यू, धन्यवाद।